Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज मैं डिस्कस करूंगा एक शॉर्ट सा टॉपिक दैट इज बफर कैपेसिटी और इसके साथ ही मैं कुछ बफर से रिलेटेड ट्रिकी एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, उसकी टेक्निक्स आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपने कंसंट्रेशन के साथ एंड तक देखनी है और फिर अपना फीडबैक देना है। स्टूडेंट, बफर सॉल्यूशन के ऊपर इससे पहले मेरी 2 वीडियो आ चुकी हैं, एक बफर सॉल्यूशन के ऊपर, एक बफर एक्शन के ऊपर। तो उनमें काफ़ी सारी ट्रिक्स मैंने इस्तेमाल की हुई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उन वीडियो को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। इस पूरे चैप्टर पे जितनी भी वीडियो आई हैं आप प्लेलिस्ट का लिंक ओपन करके सारी वीडियो देख सकते हैं। अब इस टॉपिक पे जाने से पहले स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन लाजमी मिलते रहें। खुद भी इस चैनल से फ़ायदा उठाएं और अपने मैक्सिमम फ्रेंड को भी सजेस्ट करें। तो स्टूडेंट, बात करता हूं बफर कैपेसिटी की। तो सबसे पहले हम बफर कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं कि बफर कैपेसिटी क्या होती है। स्टूडेंट, इसको 2 तरीकों से हम डिफाइन कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन है कि एक्सटेंट टू विच ए बफर कैन रेजिस्ट चेंज इन इट्स pH upon the addition of strong acid or strong base is called buffer capacity। वो हद जहां तक बफर स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस डालने पे अपनी pH चेंज ना होने दे, अपनी pH में चेंज के अगेंस्ट रेजिस्ट करे, उस एक्सटेंट को हम क्या कहेंगे? बफर कैपेसिटी कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन स्टूडेंट, लेट्स सपोज स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 1 लीटर बफर है। हमारे पास 1 लीटर बफर है जिसकी pH 5 है। अब स्टूडेंट, इस बफर की pH को अगर मैं 4 करना चाहता हूं, pH कम करना चाहता हूं 1 यूनिट, तो मुझे इसमें एसिड डालना पड़ेगा। अगर इस बफर की pH को मैं 6 करना चाहता हूं, यानी 5 से ज्यादा करना चाहता हूं, तो मुझे बेस डालनी पड़ेगी। 1 लीटर बफर की pH 1 यूनिट चेंज करने के लिए स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस के जो मोल रिक्वायर्ड होंगे उन नंबर ऑफ मोल को बफर कैपेसिटी कहेंगे। तो क्या डेफिनेशन बनी स्टूडेंट? नंबर ऑफ मोल ऑफ स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस रिक्वायर्ड टू चेंज pH ऑफ 1 लीटर बफर बाय 1 यूनिट। 1 लीटर बफर की pH 1 यूनिट चेंज करने के लिए स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस के जो मोल रिक्वायर्ड होंगे उसको हम स्टूडेंट क्या कहेंगे? बफर कैपेसिटी कहेंगे। बफर कैपेसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बीटा या फाई से स्टूडेंट। बफर कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा और फाई। मैथमेटिकली बफर कैपेसिटी को लिखा जाता है बीटा इक्वल टू पार्शियल सी है डिवाइडेड बाय पार्शियल pH। यहां पे पार्शियल सी है जो है, या इसे हम करली भी पढ़ते हैं कि ये स्मॉल चेंज होती है, ये हमारे पास पार्शियल सी है नंबर ऑफ मोल ऑफ स्ट्रांग एसिड पर लीटर। ये हमारे पास चेंज इन pH है। 1 लीटर की pH चेंज करने के लिए 1 यूनिट चेंज करने के लिए जितने मोल रिक्वायर्ड होंगे वो हमारे पास होंगी बफर कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर हमारे पास 1 लीटर बफर की pH चेंज होती है 2 यूनिट और 2 यूनिट चेंज करने के लिए मोल रिक्वायर्ड होते हैं 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास बफर कैपेसिटी हो जाएगी 2। यानी 1 यूनिट pH चेंज करने के लिए इसके 2 मोल रिक्वायर्ड होंगे 1 लीटर बफर वॉल्यूम। इसी तरह स्टूडेंट हम लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं पार्शियल सी बी डिवाइडेड बाय पार्शियल pH। यानी पार्शियल सी बी क्या चीज है? पार्शियल सी बी है नंबर ऑफ मोल ऑफ स्ट्रांग बेस रिक्वायर्ड पर लीटर बफर। ये हमारे पास चेंज इन pH है, चेंज इन pH है। बाद दफा आपका एमसीक्यूज आता है कि हमारे पास 500 मिलीलीटर बफर की pH 500 मिलीलीटर बफर की pH 5 से 6 करने के लिए 5 से 6 करने के लिए
500 मिलीलीटर बफर की pH 5 से 6 करने के लिए 3 मोल रिक्वायर्ड है स्ट्रांग बेस के, तो बफर कैपेसिटी क्या होगी? तो 500 ml के लिए 3 मोल चाहिए, तो 1000 के लिए 6 मोल चाहिए होंगे, तो बफर कैपेसिटी क्या होगी स्टूडेंट? 6 होगी जी। अब 1 यूनिट pH चेंज होने के लिए जितने मोल रिक्वायर्ड होंगे वो बफर कैपेसिटी होगी। अब स्टूडेंट याद रखना, हायर द बफर कैपेसिटी मीन greater number of mole of strong acid or base are required to change pH of 1 liter buffer by 1 unit। अब बफर कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? बफर कैपेसिटी हैज डायरेक्ट रिलेशन विद द अमाउंट ऑफ बफरिंग कंपोनेंट। याद रखना, पीएच बफर की बफरिंग कंपोनेंट की अमाउंट पे नहीं, बफरिंग कंपोनेंट की रेशियो पे डिपेंड करती है। अब बफर कैपेसिटी बफरिंग कंपोनेंट की अमाउंट पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मेरे पास एक बफर है जिसमें साल्ट 8 है, एसिड 2 है, तो रेशियो आ गई 4। मेरे पास एक और बफर है जिसमें साल्ट 16 है, एसिड है 4, रेशियो आ गई 4। ये बफर ए है, ये बफर बी है। अब इन दोनों बफर के बफरिंग कंपोनेंट की रेशियो सेम है, तो इन दोनों बफर की पीएच सेम होगी, लेकिन इसमें बफरिंग कंपोनेंट की मिकदार कम है, 8 और 2 है, इसमें 16 और 4 है, तो इस बफर की बफर कैपेसिटी ज्यादा होगी, ये ज्यादा स्ट्रांग बफर होगा एज कंपेयर टू दिस बफर। इस बफर के 1 लीटर वॉल्यूम की पीएच 1 यूनिट चेंज करने के लिए कम मोल चाहिए होंगे स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के। इस बफर के 1 लीटर वॉल्यूम की पीएच 1 यूनिट चेंज करने के लिए ज्यादा मोल रिक्वायर्ड होंगे। यानी बफर कैपेसिटी डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ बफरिंग कंपोनेंट, अमाउंट ऑफ बफरिंग कंपोनेंट, जबकि पीएच ऑफ बफर डिपेंड करती है रेशियो ऑफ बफरिंग कंपोनेंट, रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बफरिंग कंपोनेंट। स्टूडेंट याद रखना, बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होती है फॉर अ बफर विद इन अ रेंज ऑफ 1 एसिड 10 साल्ट या 10 साल्ट 1 एसिड। यानी एसिड और साल्ट की रेशियो 1:10 या 10:1 हो, इस रेंज के अंदर बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। किसी बफर की बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी जब उसकी पीएच बराबर हो पीके प्लस माइनस 1, यानी पीएच पीके से 1 यूनिट कम से लेकर 1 यूनिट ज्यादा तक, इस रेंज के अंदर बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, एसीटेट बफर जो होता है उसकी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी 3.76 टू 5.76, चूंकि इसका पीके होता है 4.76, इस रेंज के अंदर बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। और सबसे बेस्ट बफर कैपेसिटी होती है जब पीएच पीके के बराबर हो। इसी तरह बेसिक बफर के लिए बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होती है जब पीओएच बराबर हो पीके बी प्लस माइनस 1, इस रेंज के अंदर। यानी जब बफर की पीओएच उसके पीके से 1 यूनिट कम से लेकर 1 यूनिट ज्यादा के दरमियान हो, उस वक्त उस बफर की बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। स्टूडेंट ये आपका क्या है जी? एमसीक्यूज है, ये आपका एमसीक्यूज। और बेसिक बफर के लिए बफर कैपेसिटी सबसे बेस्ट होगी, सबसे हाईएस्ट होगी जब उसकी पीओएच बराबर हो जाए किसके? पीके बी के, पीओएच बराबर हो जाए पीके बी के। तो ये स्टूडेंट मेरा छोटा सा टॉपिक था बफर कैपेसिटी से रिलेटेड। अब मैं कुछ आपको एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, आपने केयरफुली इन एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड करना है, इसकी कैलकुलेशन समझनी है। चूंकि बफर से रिलेटेड मैं पिछले वीडियो में भी कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करा चुका हूं, ये नई नेचर के एमसीक्यूज हैं, आपने कंसंट्रेट करना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड, लाइक इट एंड अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी दीजिएगा। तो स्टूडेंट मेरा पहला एमसीक्यूज है, आप उस पर मैं बात करता हूं। मेरा पहला एमसीक्यूज है दैट इज 30 ml of 0.1 molar sodium hydroxide is added to 0.1 molar acetic acid 70 ml. pH of the solution will be, स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मेरे पास 70 ml 0.1 मोलर था एसिटिक एसिड, उसमें मैं 0.1 मोलर 30 ml मैंने डाल दिया, क्या चीज? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पीएच बता दें। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप रिएक्शन लिखेंगे। मेरे पास है जी एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड को मैं मिलाता हूं किसके साथ स्टूडेंट? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो मेरे पास बनता है जी क्या जी? सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने निकालने हैं मिलीमोल ऑफ एसिडिक एसिड। मिलीमोल होते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो मोलैरिटी 0.1 है, वॉल्यूम 70 है जी। 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 70, ये कितना हो गया? 7 मिलीमोल। अब स्टूडेंट हमने निकालने हैं मिलीमोल ऑफ
सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 30, ये कितने हो गए जी 3। यानी मिलीमोल एसिटिक एसिड के 7 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 हैं। जब स्ट्रॉन्ग बेस के मिलीमोल वीक एसिड से कम हो तो वो बफर के तौर पे काम कर सकते हैं। कैसे? सुन जरा गौर करना। अब इसका मेरे पास क्या है, 1 मोल, इसके 1 मोल से रिएक्शन करके इसके कितने मोल बनाते हैं, 1 मोल बनाते हैं जी। इसके 3 मिलीमोल हैं, तो इसके 3 मिलीमोल इसके 3 मिलीमोल से कंप्लीट रिएक्शन करेंगे। इसके मिलीमोल हो जाएंगे 0, इसके मिलीमोल 3 यूज हो जाएंगे, कितने रह जाएंगे 4। अब इसके जितने मिलीमोल होते हैं उतने मिलीमोल एसीटेट के बनते हैं। तो कितने मिलीमोल एसीटेट के बने, गौर करना। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास 3 मिलीमोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे 7 मिलीमोल ऑफ एसिटिक एसिड से, बनाएंगे 3 मिलीमोल ऑफ सोडियम एसीटेट। शुरू में इसके मिलीमोल और इसके मिलीमोल 0 थे, अब इसके बन गए 3 मिलीमोल, इसके भी बन गए 3 मिलीमोल। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन में हमारे पास क्या रह गया है, 4 मिलीमोल एसिटिक एसिड रह गया है और 3 मिलीमोल एसीटेट रह गए। तो स्टूडेंट कंसंट्रेशन क्या होती है, मिलीमोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कितना था, ये 70 ml था, ये 30 ml था। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, अब सॉल्यूशन में इसके 4 मिलीमोल बचे, मिलीमोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 4 डिवाइडेड बाय 100। अब मिलीमोल ऑफ सोडियम एसीटेट कितने हैं, 3। तो सोडियम एसीटेट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, मिलीमोल जो बने हैं 3 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 100। तो स्टूडेंट हम अगर इसको सॉल्व करें तो ये मेरे पास बनेगा 0.04, ये मेरे पास बनेगा 0.03। ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई किसकी, साल्ट और एसिड की। तो पीएच क्या होती है स्टूडेंट, पीएच होती है पीके प्लस लॉग ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, एसिड, साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। तो स्टूडेंट पीएच क्या होगी, यहां पे आ जाओ, पीएच हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, पीएच हमारे पास हो जाएगी पीके 4.76 है, पीएच इक्वल टू 4.76। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को मैंने आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, अगर मैं भी सॉल्व करूं, मैंने कंसंट्रेशन देख लिया, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, साल्ट की कंसंट्रेशन कम है। जब एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो, तो पीएच पीके से कम होती है, पीएच 4.76 से कम होगी। यहां पे स्टूडेंट 4.76, 4.85, 4.6, 5.76। तो हमारा क्या ऑप्शन बनेगा, चूंकि एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, साल्ट की कम है, तो पीएच इज लेस देन पीके। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, 4.60। हम यहां तक निकालने के बाद हम ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। अगर स्टूडेंट आपको क्या दिया जाए, 2 ऑप्शन ऐसे होते जो पीके से कम होते, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता। 4.76 प्लस लॉग ऑफ साल्ट कितना है स्टूडेंट, साल्ट हमारे पास है 0.03, एसिड हमारे पास 0.04। ऐसी बात आ गई स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है जी, अब देखें स्टूडेंट, इस डेसिमल को मैं यहां पे ले आऊं, इस डेसिमल को यहां पे ले आऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पीएच हो जाएगी 4.76 प्लस लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाय व्हाट, 4। मैं ऐसे लगा दूंगा जी। अब स्टूडेंट इसको फर्दर सॉल्व करें जी। पीएच इक्वल टू 4.76 प्लस लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 4, log of 3 माइनस log of 4 हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट स्कोर सॉल्व करें जी। pH इक्वल टू क्या बनेगा, 4.76 प्लस स्टूडेंट log of जो 3 होता है, आपको मैंने पढ़ाया है, log of 3 किसके बराबर होता है, log of 3 बराबर होता है पॉइंट किसके, 4.8 के माइनस, अब स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूं log of 2 की पावर 2, तो pH इक्वल टू 4.76 प्लस 0.48 माइनस 2, पावर पीछे आ जाएगी, log of 2 0.3 के बराबर होता है जी, 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, ये मेरे पास था 0.63। अब इसको जब मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, pH इक्वल टू 4.76 प्लस 0.48 माइनस 0.6। स्टूडेंट माइनस 0.6 से जब 48 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.12। तो पीएच हो जाएगा 4.76 माइनस व्हाट 1.2, सॉरी 0.12। जब 0.12 को मैं सॉल्व करूंगा इससे, तो मेरे पास बनेगा पीएच इक्वल टू क्या बनेगा 4.64, 4.6 और 4.63 ऑलमोस्ट वही आंसर है।
बगैर कैलकुलेटर के हमने ये सॉल्व कर दिया। कोई स्टूडेंट ने पूछा था कि सर इतनी लंबी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। याद रखना स्टूडेंट, बाज न्यूमेरिकल आप पे 1.5-2 मिनट लगाएंगे, उसके मुकाबले में बाज एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो 20 सेकंड लगाएंगे, 30 सेकंड लगाएंगे। तो जब सब एवरेज मिल्क आएगी 1 मिनट के अंदर अंदर आपका एमसीक्यूज हो जाना चाहिए। जाहिर है कैलकुलेशन कैलकुलेटर के बगैर जब टाइम तो लगाएगी, लेकिन इस पर इतना ज्यादा प्रैक्टिस करें कि आप बहुत जल्दी जल्दी कर सकें। तो ये स्टूडेंट हमने सॉल्व कर लिया जी। पहले ट्रिक से भी बता दिया, फिर कैलकुलेशन से भी बता दिया। अगर आपके पास पीकेएस है ए की वैल्यू कम होती तो फिर आपने कैलकुलेशन नहीं करनी। मैंने आपको ये कैलकुलेशन इसलिए सिखा दी कि अगर 2 वैल्यू 3 वैल्यू पीकेएस से कम हो तो फिर एग्जैक्ट वैल्यू आप ऐसे निकालेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट मेरे पास एमसीक्यूज है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, दैट इज के फॉर HCN। ये वीक एसिड है हाइड्रोजन साइनाइड, इसके लिए के की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻10। फॉर मेंटेनिंग ए कांस्टेंट pH of 9, volume of 5 molar KCN solution required to be added to 10 ml of 2 molar हाइड्रोजन साइनाइड सॉल्यूशन is। यानी आपने एक बफर सॉल्यूशन बनाना है, उस बफर सॉल्यूशन की pH 9 होनी चाहिए। pH 9 होने के लिए 10 मोलर क्या है, 10 मिलीलीटर 0.2 मोलर HCN है। 5 मोलर KCN का कितना वॉल्यूम डालें कि हमारे पास pH 9 आ जाए, pH क्या आ जाए, 9 आ जाए, जबकि KCN का कै दिया हो 5 × 10⁻⁻10। तो स्टूडेंट थोड़ी सी हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमारे पास 2 स्पीशीज हैं, एक हाइड्रोजन साइनाइड है, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड है, एक पोटेशियम साइनाइड है, एक वीक एसिड है, उसका साल्ट है। अब वीक एसिड का आपको दिया हुआ है कि वीक एसिड जो है उसका 10 ml है, 2 मोलर उसकी कंसंट्रेशन है, उसमें 5 मोलर कैसियन का कितना वॉल्यूम डालें हैं कि हमारे पास pH 9 हो जाए। यानी जब हम कैसियन डालेंगे, उसका कुछ वॉल्यूम डालेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन भी चेंज होगी, इसकी कंसंट्रेशन भी चेंज होगी। अब ये कंसंट्रेशन कितनी होगी पहले हमने ये फाइंड करनी है। तो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर HCN। स्टूडेंट थोड़ा सा मुश्किल न्यूमेरिकल है, इसकी जो कंसंट्रेशन है कितनी है, C1 उसको मैं लिख लेता हूं, C1 इसकी है जी 2 मोलर, इसका V1 जो वॉल्यूम है 10 ml। स्टूडेंट जब इसमें इसका कुछ वॉल्यूम डालेंगे जब pH 9 होने के लिए, लेट्स सपोज वो वॉल्यूम हमें नहीं पता, वो वॉल्यूम हमें नहीं पता, उसको हम x ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कैसियन जो हम डालेंगे वो हम x ले लेंगे। जब x वॉल्यूम डालेंगे तो इसका वॉल्यूम 10 ml था, अब टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा 10 + x। अब इसका पहले कंसंट्रेशन 2 ml थी, वॉल्यूम 10 ml था, अब वॉल्यूम हो गया 10 ml प्लस जो उसका वॉल्यूम डाला। अब कंसंट्रेशन कितनी होगी पहले ये निकाल दें। तो स्टूडेंट हमें पता है C2V2 = C1V1 हमने पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास C2 बराबर हो जाएगी C1V1 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय V2। तो स्टूडेंट C1 कितना था 2, V1 कितना था 10 और V2 कितना था 10 और इसमें कुछ उसका वॉल्यूम डाला। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इसकी कंसंट्रेशन में फर्क पड़ेगी, तो हम लिखेंगे 10 + x। ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई किसकी, HCN की जी। अब स्टूडेंट जरा गौर करना, हमारे पास क्या था, हमारे पास 5 मोलर पोटेशियम साइनाइड था, इसका वॉल्यूम हमें पता नहीं है, इसकी कंसंट्रेशन शुरू में क्या थी, जितना वॉल्यूम हम डालेंगे, जो हम वॉल्यूम डालने जा रहे हैं वो वॉल्यूम और इसकी जो मोलैरिटी है, तो इसकी C1 है 5, ये मैं लिखता हूं फॉर कैसियन, इसकी C1 क्या 5, V1 हमें पता नहीं है, हमने खुद से लिया x। तो स्टूडेंट V2 क्या होगा, V2 होगा इसका जो वॉल्यूम डाला और जो वॉल्यूम किसका था, HCN का था। अब चूंकि मिक्सचर का वॉल्यूम लेंगे तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा इसका, इसका टोटल वॉल्यूम होगा 10 + x, 10 + x और C2 क्या होगा हमें निकालना पड़ेगा, हमें नहीं पता जी। तो स्टूडेंट C2 इसके लिए क्या हो जाएगा, वही बात है, C1 इसका कितना है 5, V1x और V2 क्या है 10 + x। ये भी मोलर और ये भी मोलर है। अब हमने कंसंट्रेशन निकाल दी HCN की और कंसंट्रेशन निकाल दी पोटेशियम साइनाइड की। अब स्टूडेंट हमने मालूम करनी है क्या चीज जी, pH 9 होनी चाहिए। स्टूडेंट ये हमने याद रखना है कि हमारे पास जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो है 20 डिवाइडेड बाय 10 + x मोलर और जो साल्ट की कंसंट्रेशन है 5x डिवाइडेड बाय 10 + x मोलर।
ये इसकी कंसंट्रेशन है जी। अब स्टूडेंट हमने मालूम करनी है जी पीएच। पीएच हमें पता है, पीएच के फार्मूले से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स क्या था? एक्स वो वॉल्यूम था। कौन सा वॉल्यूम था? जो हमने ऐड किया है पीएच 9 मेंटेन करने के लिए। अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे जी। कैसे करेंगे जी? तो पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ साल्ट की कंसंट्रेशन। साल्ट की कंसंट्रेशन स्टूडेंट क्या है हमारे पास? 5x डिवाइडेड बाय 10 प्लस x डिवाइड बाय एसिड की कंसंट्रेशन क्या है? 220 10 प्लस x। स्टूडेंट 10 प्लस x कैंसिल हो जाएगा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे 1/4 रह जाएगा। तो हमारे पास क्या है? pH हमारे पास 9 होनी चाहिए थी। p क्या है? क्या की वैल्यू हमें दी हुई है 5 × 10 raised to the power -9। p क्या है? प्लस log ऑफ x डिवाइडेड बाय व्हाट? 4। log ऑफ x डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास ये आ गया जी। अब स्टूडेंट जरा पॉइंट गौर करना, हम रफ में पी क्या की वैल्यू निकालेंगे। पी क्या इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 5 × 10⁻⁻10। अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है जी? पी क्या इक्वल टू लॉग माइनस लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻10 करेंगे जी। स्टूडेंट मैंने आपको बताया लॉग ऑफ 5.7 के बराबर होता है। तो पी क्या हो जाएगा क्या जी? 0.7 माइनस 0.7, ये माइनस इनटू -10 log ऑफ 10 1 के बराबर होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 0.7 ये क्या हो जाएगा? पी क्या हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट प्लस 9.3। पी क्या 9.3 बगैर कैलकुलेटर के हमने सॉल्व कर दिया। अगर पीएच एंड पीओएच वाली मेरी वीडियो आपने नहीं देखी, वो वीडियो आप देख के कैलकुलेशन बगैर कैलकुलेटर के सीख सकते हैं। तो पीएच 9 थी, पी क्या हमारे पास आ गया 9.3 प्लस लॉग ऑफ x डिवाइड बाय 4। अब ट्रिक समझना स्टूडेंट, जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये इधर प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास बनेगा -9.3 प्लस 9 इक्वल टू लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट मुझे पता है -9.3 प्लस 9 मेरा आंसर आएगा -0.3 इक्वल टू लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय व्हाट? 4। ये बात होगी स्टूडेंट। अब स्टूडेंट पॉइंट को समझना, देखिए मेरे पास अगर 0.3 होता, 0.3 हमारे पास 0.3 क्या होता है? 0.3 बराबर होता है किसके? 0.3 बराबर होता है log ऑफ 2 के। log ऑफ 2 मेरे पास बराबर होता है 0.3 के। अगर स्टूडेंट मैं इसके साथ माइनस लगाऊंगा, अगर मैं माइनस लगाऊंगा तो -0.3 बराबर होता है log ऑफ 1/2। याद रखना माइनस साइन आने से इसकी जो वैल्यू होती है वो इन्वर्ट हो जाती है। तो -0.3 किसके बराबर होगा? log ऑफ 1/2। तो मैं लिखूंगा इसको log ऑफ 1/2 इक्वल टू log ऑफ x डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट ये log इस log के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा जी। ये log इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये तो डिवाइडेड आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, x बराबर हो जाएगा 2 मिलीलीटर। ये हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया स्टूडेंट। इट्स अ ट्रिकी एमसीक्यूज, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह का एमसीक्यूज आता है। आपने ऐसे एमसीक्यूज एंड पे करने होते हैं, टाइम इसके लिए बचा कर रखना होता है। तो स्टूडेंट ट्रिक्स आपने यूज करनी है। मैंने आपको ट्रिक्स समझा दी, याद रखना। मेरे पास याद रखना -4.8 बराबर होगा log ऑफ 5 के, सॉरी 0.48 बराबर होगा log 5 के, log 3 के, और मेरे पास -0.48 बराबर होगा log 1/3 के। माइनस आने से इधर इन्वर्ट आपने कर देना होता है। तो ये स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था जो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। इसको 2 बार आपने करना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज खुद भी प्रैक्टिस करने हैं। मेरे सेशन में जो एमसीक्यूज आते हैं ये तुक्कों पे नहीं आते कि किसी बुक से देख के मैं लिख लेता हूं। ये मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करके हर एंगल से, ताकि उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो स्टूडेंट मेरा आज का आखिरी एमसीक्यूज है जी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज स्टूडेंट, याद रखना। खास तौर पर मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को कहूंगा, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बफर एक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कॉमन आयन इफेक्ट, लीस्ट शार्टलेयर प्रिंसिपल, एडवर्स आयन इफेक्ट, ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट मैं आपको बफर एक्शन पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया है। बफर एक्शन में कब कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट होता है, कब एडवर्स आयन इफेक्ट ऑपरेट होता है, लीस्ट शार्टलेयर प्रिंसिपल हर वक्त ऑपरेट होता है। याद रखना, हमारा पास ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। तो ये स्टूडेंट आज की मेरी वीडियो थी अबाउट बफर कैपेसिटी, लेकिन उससे ज्यादा जो इसमें
इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इन न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, स्पेशली न्यूमेरिकल नंबर 2। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसको समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा और इस वीडियो को अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपके जरिए से मेरी ये पैगाम मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचे, वो इससे फायदा उठाएं। जो मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, एफर्ट कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, इससे मैक्सिमम स्टूडेंट को फायदा हो। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ आइडिया मिला होगा। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।